हेलो फ्रेंड, एससी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम पॉलिटिक्स के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे। दूसरा वीडियो हम काफ़ी बड़ा बनाने वाले थे, पर वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो बीच में कैंसिल हो गया था। तो अब वहीं से जहाँ से कैंसिल हो गया था वहीं से हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 20 के बारे में। तो अनुच्छेद 20 के बारे में हमने जो बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जा रहा है जब उसको न्यायालय दंडित करेगी। अगर न्यायालय उसको दंडित कर देती है तब उसको दोषी माना जाएगा। अगर न्यायालय ने उसको मतलब निर्दोष साबित कर दिया तो वो निर्दोष नहीं माना जा रहा, भले ही उसने मर्डर और उसके अपराध उसने किया हो। जब तक न्यायालय नहीं कहेगी तब तक नहीं। न्यायालय द्वारा अगर दोष पारित हो जाता है तभी उसको दोषी माना जाएगा। ठीक है। दूसरा अधिकार हमको ये दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को अपराध, किसी भी जैसे मान कोई व्यक्ति है उसको किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिल सकती है। जैसे मान लो उसने जो मर्डर किया है, ठीक है, अब 3 लोग को मर्डर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 लोग उसको मतलब 3 बार सजा मिलेगी। कि एक बार मान लो सजा दे दिया 7 साल की, दूसरे दोबारा जब सजा चाहते हैं तो दोबारा का अभी 2 और मर्डर किए थे ना उस समय, तो उसका 2 और, ऐसा नहीं है। तो एक सजा की मतलब कि आपने एक अपराध किया, अपराध आपने क्या मर्डर, मर्डर में आपने एक मर्डर किया या 2 मर्डर किया, तो आपका अपराध जो भी हो रहा है उसके चलिए सजा या मौत हो रही है या मतलब 7 साल की सजा या उम्र भर, जो भी है वो प्रावधान के अनुसार हो जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है, अ, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो उसको स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो है हमारा अनुच्छेद जो हमारा 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, तो किसी भी व्यक्ति के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो मतलब क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आप वंचित नहीं कर सकते हैं कोई भी, मतलब ये हमारा मूल अधिकार है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 21 टटा, अनुच्छेद 21 टटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार की हम बात करते हैं। तो शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो अगर, तो इसमें कहा गया है 21 टटा में, शिक्षा का अधिकार राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के वर्ग के बच्चे, मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी 6 से 14 वर्ष के तक की आयु के सभी वर्ग, मतलब कोई सी वर्ग के हो, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा कराई जाए। ये ऐसा मतलब कहा गया है कि मतलब 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य और शिक्षा कराई जाएगी। इसके बाद फिर अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में जैसे मतलब गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। गिरफ्तारी के बारे में निरोध के संरक्षण, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है, जैसे मान लो कोई आपको गिरफ्तार कर लीजिए, जैसे पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो इसमें क्या है, उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। जैसे आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपको वारंट, जो भी आपका वारंट है, वारंट दिखाना पड़ेगा कि क्या रीजन क्या है, ठीक है। तो वही है, उसे गिरफ्तारी का कारण से अवगत कराना पड़ेगा और उसे 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय इंक्लूडेड नहीं है, 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर, ठीक है, निकटतम दंड अधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट, ठीक है, न्याय मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने उसे समक्ष उसे पेश किया जाएगा। ये मतलब उसका अधिकार है, वो मतलब कि 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना उसके लिए मजबूरी है, ठीक है। तीसरा जो हमारा अधिकार है, उसे अपने विधि या व्यवसाय या मतलब वकील, मतलब उसे अपने मनपसंद वकील करने का भी अधिकार रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, उसे मतलब पूरा अधिकार है, बचाव भी कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद तीसरा जो हमारा है शोषण के विरुद्ध, शोषण, तीसरा जो हमारा अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार में आते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 के तहत हमारा क्या, मानव के दुरुपयोग और बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, ठीक है। जैसे बाल श्रम है, मानव का दुरुपयोग, तो यहाँ क्या है, अनुच्छेद 23 के अंदर आता है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या आता है, 24 के अंदर ये है कि कारखानों में, ठीक है, देखो ये, हाँ, 24 के अंदर क्या है, कारखानों में या जोखिम भरे जो काम होते हैं वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निषेध है। मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को, मतलब आप जहाँ खतरनाक जैसे मशीनें हैं, जहाँ पर खतरा है जानते हैं, वहां पर मतलब 14 से कम वाले बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं।
और जो अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में ये चाहा जाए जैसे बंधुआ मजदूरी होती है, बंधुआ मजदूरी मतलब कि आपको हमने खरीद लिया, तो ये यही चीजें क्या है कि मानव का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा धार्मिक मौलिक अधिकार जो है, नेक्स्ट मौलिक अधिकार हमारा क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से ले जाते हैं 28 तक, इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, और अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी आपका रीति रिवाज है वो अपना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 25 के तहत जो है के तहत जो है धर्म के आबंध रूप में मनाने और प्रचार प्रसार करने का पूरा आपको अधिकार दिया गया है। मतलब अपने धर्म का कैसे क्या मनाना है, कौन सा त्योहार मनाना, क्या करना है, वो सब अपने धर्म के अनुसार लोग करते हैं, करने का आपको अधिकार है। और अपने धर्म का प्रसार प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हिंदू धर्म का हम प्रसार करें कि कोई भी मतलब अदर धर्म का है वो हिंदू में शामिल होना चाहे, या कोई मतलब सिख ईसाई धर्म का वो हिंदू धर्म को अपने धर्म में शामिल करने का उसका अधिकार है, ठीक है, वो अपना कर सकता है। मतलब जबरदस्ती नहीं करना, वो उसको समझाए, अपने धर्म के बारे में बताए, अगर उनकी इच्छा है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है। अधिकार 26 में क्या है, अनुच्छेद 26 में 26 के तहत जो है कार्य कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अपने कार्य अपने धर्म के प्रति जो भी कार्य करना चाहे उसके लिए आपको, जैसे मान लो हम पूजा कराना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नवमी है, रामनवमी अब बनाना, ये मनाना है, ठीक है, इसके बाद फिर नवदुर्गा बनाना है, नवदुर्गा त्योहार मनाना, ये सब चीजें मतलब अपने धर्म के अनुसार जो है हमें धार्मिक ये स्वतंत्रता है। जैसे मुस्लिम धर्म में जो भी त्योहार होते हैं, तहजिया जैसे हम निकालते हैं, तो ये सब चीजें उसको अधिकार दिया गया है, ठीक है। हाँ, पर ये है कि आप जो कर रहे हैं अगर उसमें उसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन का मतलब दूसरे का मतलब मौलिक अधिकार में हनन होता है, तो वो आपके लिए बाध्य हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है, फिर नहीं कर सकते हैं। मतलब आप जो भी करें उसमें किसी और तो मतलब चाहे वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आपके लिए बाध्य हो जाता है। तो ये चाहे मौलिक अधिकार। तो हम अनुच्छेद 27 के तहत चाहे किसी भी विशिष्ट धर्म के किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संसद के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, ठीक है, करों के संदाज के बारे में हमको स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है के तहत अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना उपाधि के होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर अनुच्छेद 28 में क्या है कि के तहत जो है 28 के तहत अब धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ये यहाँ पर ये भी है कि जैसे मान लीजिए जैसे कोई मतलब मुस्लिम स्कूल है, ठीक है, मुस्लिम स्कूल जैसे मान लो है, तो वहाँ पर मतलब ऐसा बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप वहाँ उनको मतलब जो नमाज पढ़ना ये सब चीज़ें के लिए किसी बाध्य नहीं है। जैसे आप कोई मतलब उर्दू सीखना चाह रहा है तो उर्दू वो सीख सकता है, पर उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सेम है इसमें। तो नेक्स्ट हमारा पांचवा जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये हमारा पांचवा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है, दो अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक, इसमें क्या बोला जाए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो मतलब क्या है, यहाँ अल्पसंख्यक के वर्गों को शिक्षा संबंधित अधिकार आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्कृति ये सारी चीजें इनको अधिकार मिला है। और अनुच्छेद 30 के तहत जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्राप्त है। जैसे मान लो कोई अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या है, अलग से, जैसे अल्पसंख्यक जैसे मान लेते हैं, अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ तो मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अगर ये चाहें तो कोई अपना स्कूल एक मतलब ओपन कर सकते हैं, उसका अपना चला सकते हैं अपने मतलब तौर तरीके से, ठीक है। हाँ, पर ये भी है आप अपने तौर तरीके से चलाइए, पर किसी और को मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आपके लिए बाध्य हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये छठा आपका है मौलिक अधिकार में
ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में इसमें ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कराने हेतु संविधान 26 ये अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार के रिट दायर किए जा सकते हैं, 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। कहाँ पर? ये सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, तो दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में मतलब रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार से कौन कौन से रिट होते हैं? पहला जो हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर दूसरा हमारा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा जो हमारा है उत्प्रेक्षण, और इसके बाद फिर आखिरी जो है अधिकार प्रक्षता। तो इस प्रकार के इसमें हम क्या करते हैं 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 को हुई, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है सर, जो हमारा अनुच्छेद 32 है उसे बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। अब देखो राष्ट्रीय आपातकालीन, जैसे मान लो भारत में कोई राष्ट्रीय आपातकालीन लग गया, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, ठीक है, ये राष्ट्रीय आपातकालीन कौन सा अनुच्छेद में है? 352 के तहत है। तो अनुच्छेद जब हमारा राष्ट्रीय आपातकालीन लग जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी क्या निलंबित कर दिए जाते हैं। 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, और जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं सबको क्या है निलंबित कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट भाग जो हमारा भाग 4, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है, तो ये भाग हमारे 4 में आता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अब ये बताइए राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इससे लागू कराने का जो राज्य लागू कराने और राज्य में की सुविधा पर निर्भर करता है। इससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, और इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसको वैधानिक शक्ति भी प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 38 के तहत जो हमारा आता है, अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था ये की गई है राज्य में लोक कल्याण और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। जैसे राज्य जिस राज्य में ये लगेगा राज्य टेंडर से, तो वहाँ पर क्या है राज्यों के लोक कल्याण के लिए और राज्यों के लोक कल्याण की वृद्धि के लिए, ठीक, सामाजिक वृद्धि के लिए ये इसका हम करेंगे। तो ये हमारे क्या अनुच्छेद 38 के तहत आता है। अनुच्छेद 39 के तहत तो क्या है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायक की व्यवस्था दी गई। सामान्य न्याय मतलब इसमें ये कहा जाए सबको समान न्याय मिलना चाहिए। पता लगा कि बड़ा बड़ा पैसा वाला इंसान है तो उसको मतलब वो अपने अंदर में कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है सबको समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। ऐसा विधि निःशुल्क विधि मतलब है चाहे पैसा ना हो या ना हो, आपको मतलब जो भी आपका नियम कानून है वो सबको आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 40 के तहत जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। जो हमारे पंचायत है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 41 के तहत जो है कुछ दशा में काम शिक्षा और लोक सहायता में प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 41 में के तहत जो है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के तहत जो है काम की जो हमारा काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूचित सहायता का उपबंध किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 43 के तहत हमारा क्या है कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। तो मतलब जो कर्मचारी हैं जो हमारे मजदूर होते हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के तहत जो उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को भाग लेने से वर्जित कर दिया गया है, मतलब कर्मचारियों को भाग लेने से वर्जित कर दिया गया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 के तहत जो है नागरिकों के लिए, ठीक है, इसके तहत जो है नागरिकों के लिए समान समान आचार संहिता समान आचार संहिता का प्रावधान है। ठीक, समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 45 के तहत जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल अवस्था से देख रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। मौलिक मतलब कि अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखनी होती है और बाल्यावस्था में देखरेख करने का और शिक्षा का उपबंध किया। शिक्षा का उपबंध मतलब उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करना होता है। अनुच्छेद 46 के तहत जो है अनुच्छेद 46 के तहत जो है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों में अभिव्यक्ति प्रदान करना। मतलब कि अनुच्छेद 46 में क्या है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति या दुर्बल जो भी मतलब धर्म के लोग हैं, तो उनको क्या शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में क्या बढ़ावा देने के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिव्यक्ति मतलब उसका बढ़ावा देने का मतलब ये प्रावधान है। तो उनको मतलब बढ़ावा जाए तो उनकी क्या है जो तुलना आपके बराबर होने जा रही है। ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद 48 में आ जाओ। अनुच्छेद 47 से पहले बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन और स्तर, ठीक है, स्तर का ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 के तहत जो है कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 48 कक्षा में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीव की रक्षा करने का प्रावधान है। तो मतलब 48 में क्या वन जीव की रक्षा करना मतलब पर्यावरण को बचाना। इसके बाद फिर अनुच्छेद 49 के तहत जो है अनुच्छेद 49 के तहत जो है राष्ट्रीय अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक जिस स्थान और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। जैसे मान लो राष्ट्रीय इमारत, जैसे मान लीजिए बात करें ताजमहल, तो ये क्या है, ताजमहल हमारा क्या राष्ट्रीय इमारत है। अब इसकी भी मतलब रक्षा करने का भी मतलब का अधिकार हम लोगों का है। ठीक है, तो यही मतलब ये हमारा अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 के तहत जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों जहाँ अलग हैं, जिससे अनुच्छेद 50 के तहत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या अंतरराष्ट्रीय जो भी हमारा है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान है। जैसे अंतरराष्ट्रीय हमको शांति चाहिए, जैसे हमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमेशा तनाव रहता है, तो इसको हमें शांति मतलब बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 51 में अब मतलब भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से मतलब से बात करें, आपस में शांति बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 51 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भाग 4 कटा है। कौन सा 4 कटा अनुच्छेद 51 के तहत ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य तो हमने क्या संविधान में शामिल किया, पहले संविधान में नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है, इसको तब जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये किसकी वजह से शामिल किया गया था, इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको शामिल किया गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होता है। ये किससे, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होता है। ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची। तो मौलिक कर्तव्यों की सूची देखो, ये हमारे यहाँ कुल मिला के इतने प्रकार के मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची, तो पहला हमारा जो है 51 टीका में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्श या संस्थाओं या राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें या सम्मान करें। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए दूसरा हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय से
संयोजन करें और उससे पालन करें। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण करें, मतलब कि जो भी है इसकी क्या है रक्षा करें। ठीक है, इसके बाद देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए राष्ट्र में कोई आपत्ति आ गई, ठीक है, किसी विदेशी देश ने आक्रमण कर दिया, तो अब सेनाएं काम है तो मतलब अगर मतलब बुलाया जाए, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आदेश देता है, ठीक है, राष्ट्रपति आदेश दे, ठीक है, रक्षा मंत्री क्या कहे कि हाँ मतलब सेना में भर्ती की जाए, ठीक है, ऑन द स्पॉट भर्ती करने का मतलब यह है कि कोई भी आके सभी पूरी जनता हमारे साथ खड़ी होकर मुकाबला करे, तो उसके लिए तत्पर होना चाहिए, यही कहने का मतलब है। तो भारत के सभी लोगों को समरता और समान भ्रष्टा की भावना का निर्माण करे और जो धर्म भाषा और प्रदेश के वर्ग के आधारित सभी भेदभाव को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण समझाना चाहिए, महत्वपूर्ण समझे और इसके बाद फिर उनको परीक्षण करें। जैसे हमारे गौरवशाली जो भी संस्कृतियां हैं, ठीक है, उनको क्या है हमको उन परंपरा को मानना चाहिए, समझना चाहिए और क्या है उसको परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करें तो प्रकृति पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव की रक्षा करें और इसका जो है संवर्धन करते हुए तथा प्राणी मात्र के प्रति जो दया भाव रखते हैं, ठीक है, हर प्राणी के प्रति आपको क्या है दया भाव रखना चाहिए, ये हमारा क्या मौलिक कर्तव्य में आता है। इसके बाद फिर जैसे हम लोग शाम को देखते शाम को मार देते हैं, सांप के प्रति भी हमारा क्या है दया दृष्टि होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा जीव है कि मतलब उसको देख के लोग डर जाते हैं, और जब आदमी डर जाता है तो अपने बचाव के लिए मतलब उसको खत्म करना चाहता है, यही वो है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टि से मानववाद जो है मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना में विकास करना। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा, जैसे मान लो रेल की पटरी है, पता लाते रात में रेल की पटरी कोई खोल ले जाए, तो इसकी सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्षण को सतत प्रयास करें और इसे राष्ट्रीय नियंत्रण में बढ़ावा दें। तो नेक्स्ट जो हमारा है और उपबंधी को नई ऊंचाई तक छू लें। इसके बाद फिर क्या है, यदि माता पिता का संरक्षण या 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले यथा स्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। मतलब कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ये हमारा भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है मौलिकता संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ, 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था, तो 11वां और जोड़ दिया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, 11वां क्या मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी इससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे संघ कार्यपालिका। इसके बाद देखो हम पूरा ये जो है इसके बाद संघ कार्यपालिका के बाद फिर राष्ट्रपति शुरू करेंगे, तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे स्टार्ट पूरी बुक को आपको पढ़ा देंगे।